वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। मैं सलमान अनीस एक बार फिर आपके लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करते हैं साउंड। तो साउंड को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ही सीखते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है तो क्वेश्चन ही आता है कि ध्वनि क्या है, साउंड क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ध्वनि की डेफिनेशन बेसिकली अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो साउंड इज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सेंसेशन ऑफ हियरिंग का क्या मतलब है? कोई चीज़ जो सुनने के लिए हमें अनुभव होती है, जो हम कानों के द्वारा सुनते हैं या जो कानों के द्वारा जिस चीज़ का अनुभव होता है उसको हम लोग ध्वनि बोलते हैं। तो डिफाइन क्या कर सकते हैं? साउंड इज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? क्योंकि साउंड क्या है, एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशंस को अनुभव करते हैं। वाइब्रेशंस क्या होते हैं? कंपन होता है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपन क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा करते हैं। साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि साउंड के सोर्स क्या हो सकते हैं, ध्वनि के स्रोत क्या हो सकते हैं, कैसे हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ध्वनि को किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे हम लोग वाइब्रेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकें। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे हम लोग वाइब्रेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, उसके थ्रू हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है कंपन गति, यानी कोई भी वस्तु जिसके द्वारा हम लोग कंपन गति को बना सकते हैं या कंपन गति को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं तबला या फिर गिटार। इस तरह के कई सारे हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं तो अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप कंपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं आप स्प्रिंग में। स्प्रिंग में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। कोई रोप हो, रस्सी हो, उस रस्सी में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी वाइब्रेशनल मोशन यानी कंपन गति उत्पन्न की जा सकती है वहाँ पे क्या होगा? ध्वनि का उत्पन्न होना लाजमी है, वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होगी। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पे है निर्वात में ध्वनि का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि निर्वात में ध्वनि का अनुभव क्यों नहीं होता है? व्हाई देयर इज नो साउंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में कोई साउंड क्यों नहीं होता है? तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वाइब्रेशनल मोशन वहाँ पे ऑफर नहीं होते हैं। वैक्यूम में वाइब्रेशनल मोशन यानी पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेशनल मोशन के थ्रू ऑफर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से निर्वात में यानी वैक्यूम में कोई साउंड नहीं होता है। क्या कह रहे हैं हम लोग? कंपन गति जिसके जो ध्वनि के लिए हमारे यहाँ पे उपयोगी है, जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो क्या कारण है? वो कंपन गति है। तो निर्वात में कंपन गति उत्पन्न नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से निर्वात में कोई ध्वनि भी उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसका मतलब है कि निर्वात में ध्वनि नहीं आएगी। तो ध्वनि, इसका मतलब है माध्यमों पे डिपेंड करती है, माध्यमों पे ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन से मीडियम सुटेबल होंगे साउंड के लिए, कौन से माध्यम हमारे लिए आवश्यक होंगे साउंड के लिए। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। मीडियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिससे हम आसानी से साउंड को प्रोड्यूस कर सकें। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए माध्यम के क्या गुण होने चाहिए? पहला है इलास्टिक, प्रत्यास्थ। इस वर्ड को आप लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म में पढ़ा होगा। वहां पर क्या था? इलास्टिक टर्म यूज हुआ था, प्रत्यास्थ शब्द जो है प्रयोग में आया था। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक वर्ड्स का मतलब क्या होता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। देन हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको किस तरह से हम मीडियम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इलास्टिक वर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या प्रत्यास्थ वर्ड की मीनिंग। ये क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मीडियम की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, एक तरह का गुण होता है
वस्तु का या माध्यम का। तो इस गुण के कारण क्या होता है, वस्तु के आकार और आकृति में होने वाले परिवर्तन का ये एक तरीके से विरोध करता है, या ये कह सकते हैं हम लोग कि वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है कोई बल लगाकर, तो जैसे ही हम लोग बल हटाएंगे तो वो अपने आकृति और आकार को पुनः स्थापित कर लेगी। यानी ये अपने शेप और साइज को, अगर कोई वस्तु डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो उसके फिर से वो अपनी शेप और साइज को रिगेन कर ले, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी। जैसे रबर हो गया, उसको आप स्ट्रेच कीजिए तो क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो रबर स्ट्रेच हो गया, तो इसका मतलब क्या, उसके शेप और साइज दोनों में चेंज आ गया। लेकिन जैसे ही आप उसको रिलीज कर दीजिए, रिलीज करते ही आप देखेंगे कि फिर वो अपने शेप और साइज को रिगेन कर लिया, उसी साइज में, उसी शेप में, उसी आकार, उसी आकृति में फिर से वापस आ गया जैसे हमने उसको छोड़ा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब ये इलास्टिक प्रॉपर्टी मीडियम की होनी चाहिए, यानी जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। तो मीडियम शुड बी इलास्टिक, यानी माध्यम कैसा होना चाहिए, प्रत्यास्थ होना चाहिए। पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम तो संभव नहीं है, बट जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं माध्यम को प्रत्यास्थ बनाने की कोशिश करेंगे। आपका परफेक्टली इलास्टिक मीडियम पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल केस में, बट कोशिश यही की जाती है कि हम ऐसा मीडियम चूज करें जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि इलास्टिसिटी से क्या रिजल्ट आता है, इलास्टिसिटी क्यों ज़रूरी है। वाइब्रेशनल मोशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशनल मोशन क्या है, जैसे ये एक पार्टिकल है, मीडियम में एक पार्टिकल है, ये सपोज हम लोग एयर में ही बात कर रहे हैं, तो एयर में ये एक पार्टिकल है, इस पे हमने कोई प्रेशर अप्लाई किया, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। सपोज कीजिए कि इस तरफ डिस्प्लेसमेंट आया, विस्थापित हो गया। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है वो माध्यम का कण है, मीडियम का ही पार्टिकल है। तो मीडियम अगर इलास्टिक है तो क्या करेगा, जो प्रेशर अप्लाई करने से ये कण विस्थापित हो रहा था, ये डिस्प्लेस हो रहा था, ये पार्टिकल, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी ओरिजिन पे वापस आएगा, वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है साउंड के प्रोडक्शन में, अदरवाइज मीडियम आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो मीडियम ही पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो हमें मीडियम को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, मीडियम को नहीं ट्रांसफॉर्म करना है, माध्यम के कणों को आगे नहीं भेजना है, बल्कि माध्यम के कणों से हम साउंड एनर्जी को आगे भेजना चाहते हैं। तो टू ट्रांसफॉर्म द साउंड एनर्जी इन ए मीडियम, the medium should be elastic so that the particle of the medium when displaced on applying external pressure, it can regain its original position after the pressure। ठीक है, प्रेशर को हटाने पर वो अपनी पोजीशन को वापस गेन कर ले। तो मीडियम कैसा होना चाहिए आपका, इलास्टिक होना चाहिए, प्रत्यास्थ होना चाहिए माध्यम। दूसरी बात, मीडियम जो हो वो इनर्शियल हो। इनर्शियल का मतलब क्या है, माध्यम में जड़त्व होना चाहिए। जड़त्व भी हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या होता है कि किसी भी वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है, और जब ऑब्जेक्ट स्टेट को चेंज करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल स्टेज में क्या करता है कि वो उस चेंज को रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो क्या होता है इनर्शिया, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करता है। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु अपने इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ये क्या होता है, कोई वस्तु किसी वस्तु का एक ऐसा गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। तो अब यहाँ पे जड़त्व को किस तरह से इंपॉर्टेंस है मीडियम में क्या है, पार्टिकल है, और जड़त्व की माप क्या होती है, द्रव्यमान होता है। ये भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन में, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट में, उससे वो कैसे पता कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मास से। तो मास इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व की माप क्या होती है, वो द्रव्यमान होती है। अब यहाँ पे मीडियम है, मीडियम में पार्टिकल है। साउंड के लिए क्या चाहिए हमें, मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए।
ठीक है, साउंड को मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तरह का मीडियम चाहिए। तो मीडियम में क्या होंगे, देयर विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे कण होंगे माध्यम में, ठीक है। जैसे वायु है, वायु में असंख्य कण हैं, ठीक है। तो उन सारे कणों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो वो द्रव्यमान के थ्रू जब पार्टिकल मूव करेगा, मास उसमें है ही, जब पार्टिकल मूव करेगा तो पार्टिकल में कुछ ना कुछ वेलोसिटी जनरेट होगी ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो वहां पे हमने क्या किया, पार्टिकल पे एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। सपोज ये यहाँ पे आपके पार्टिकल्स है, ये यहां से हमने एक प्रेशर क्रिएट किया। तो प्रेशर क्रिएट करने से क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, ठीक है। मैं मान लीजिए कि कंप्रेस हो रहे हैं, तो इनिशियली वो कंप्रेस होंगे, देन रेयरफैक्ट होंगे, देन कंप्रेस होंगे, इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पे कंप्रेस हो रहे हैं, तो कंप्रेस होने से क्या आ रहा है, ये अपनी इस पार्ट, सपोज ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के आगे जाएगा। इसमें क्या है, किसी ना किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। तो इस वेलोसिटी का स्क्वायर और मास क्या देंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देंगे, ठीक है। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इलास्टिसिटी से मिल रही है, क्योंकि ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होगी, इलास्टिक ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम कन्वर्ट हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा वस्तु की। जब यहाँ पे कण विस्थापित होगा तो कण की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा का संचरण बन जाएगा। तो ये वाला कण जो है आगे जाएगा, इसको डिस्टर्ब करेगा और फिर अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, इस अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा अगले वाले पार्टिकल को, अगले वाले कण को दे दिया। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर्शिया की वजह से ये प्रोसेस हो रही है, वस्तु के कण के जड़त्व के कारण ही ये प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, माध्यम में जड़त्व भी होना चाहिए। माध्यम में जड़त्व का मतलब क्या, माध्यम के कणों का जड़त्व भी होना चाहिए। जितना अच्छा जड़त्व होगा माध्यम के कणों का, उतना ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि प्रोपोगेशन उतना ही अच्छा होगा, तरंग का संचरण उतना ही अच्छा यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आते हैं तीसरी बात क्या कह रही है यहाँ पे, देयर विल बी नो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फोर्स। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फोर्स का मतलब क्या है, जैसे एक कण माध्यम में आगे की तरफ बढ़ रहा है, अगर वहां पे उसको फ्रिक्शन मिलेगा तो क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। ऊर्जा उसकी कुछ ना कुछ वहां पे हानि हो रही होगी, क्योंकि वहां पे घर्षण है। तो घर्षण होने की वजह से वहां पे ऊर्जा की हानि होगी। तो क्या होगा, पूरी की पूरी ऊर्जा वो अगले वाले कण को, अगले वाले पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से कुछ समय बाद उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा खत्म हो सकती है, या जहां तक जितना अच्छा साउंड हमारा प्रोड्यूस होना था उतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये भी चीज़ कंसिडरेशन में होनी चाहिए। जो हम मीडियम का सिलेक्शन ऐसे करें, माध्यम का हम चयन इस तरह से करें कि माध्यम के कणों के बीच कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स, कम से कम घर्षण बल होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम कंसीडर करेंगे कि हम साउंड प्रोड्यूस करें तो हमारा मीडियम, जिस मीडियम में साउंड प्रोड्यूस करें वो मीडियम कैसा होना चाहिए। मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और देयर विल बी नो रेसिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन जीरो, बट हम कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज हो सके, या ऐसा मीडियम का सिलेक्शन करें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम हो सके। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेव कितने तरह की होती है, वेव यानी तरंग कितने प्रकार की होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ध्वनि भी क्या है, एक तरह की वेव है, एक तरह का साउंड जो है वो क्या है, वेव है। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तरंग क्या होती है और तरंग के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि तरंग क्या होती है, तरंग क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो क्या है, यहाँ पर तरंग जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। वेव क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में बात करें तो ये एनर्जी, ये तरंग जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, वो बिल्कुल बेसिकली वाइब्रेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है, कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है तरंग। अब ये कंपन कैसे उत्पन्न होता है बात इसकी करें तो जब भी हम किसी भी मीडियम में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी भी मीडियम में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है।
किसी भी मीडियम में प्रेशर अप्लाई करने से मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं और उनके डिस्टर्बेंस से वो पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी वाइब्रेशन से वेव प्रोड्यूस होती है। क्या है तरंग? जब भी हम किसी माध्यम में दाब आरोपित करते हैं, किसी भी माध्यम में दाब आरोपित करते हैं, तो उससे क्या होता है, माध्यम के कण, माध्यम में दाब आरोपित करने से माध्यम के कण क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर मोशन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिनके कारण उन कणों में कंपन उत्पन्न होता है। और जब कंपन उत्पन्न होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, तरंग ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। वो तरंग ऊर्जा, उस तरह के कंपन को हम लोग तरंग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो तरंग हमने समझ लिया क्या है, मीडियम के पार्टिकल की डिस्टर्बेंस है जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि तरंग कितने तरह की होती है, वेव कितने तरह की होती है। तो इसको कैटेगराइज किया गया है दो तरह से। पहला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन ऑफ वेव के आधार पे इसको हम लोग लिख सकते हैं तरंग संचरण के आधार पे। तरंग संचरण के आधार पे इसको अगर देखा जाए तो जो वेव मिलती है तरंग संचरण के आधार पे या प्रोपोगेशन के बेस पे, वो दो तरह की मिल सकती है आपको, मैकेनिकल वेव, दूसरी मिल सकती है आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को हम लोग बोलेंगे यांत्रिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव को बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो तरंग संचरण के आधार पे तरंग दो प्रकार की होती है। पहली है आपकी मैकेनिकल वेव, जिसको बोला जाता है यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यांत्रिक तरंग हम उन तरंगों को कहते हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, माध्यम की आवश्यकता होगी। इसमें माध्यम की आवश्यकता है। तो ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगें बोलते हैं। यानी क्या है यहाँ पे, मीडियम रिक्वायर्ड। ऐसे वेव जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उन वेव्स को बोला जाता है मैकेनिकल वेव। दूसरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम लोग बोलेंगे क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। नो नीड ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट the wave. Those wave which do not require any medium for its propagation called electromagnetic wave. For example, उदाहरण देखें तो लाइट क्या है, प्रकाश। प्रकाश एक तरह की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए ये वैक्यूम में भी, निर्वात में भी चलती है। तो इसको हमें इसके प्रोपोगेशन के लिए, तरंग के संचरण के, प्रकाश के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये
प्रकाश क्या हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग, यानी लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी। मैकेनिकल वेव में एग्जांपल हम लोग साउंड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो साउंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग मैकेनिकल वेव, यानी साउंड क्या है, एक तरह की मैकेनिकल वेव है, चुंबकीय तरंग है ध्वनि, ठीक है, चुंबकीय सॉरी यांत्रिक तरंग है ध्वनि, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। तो ये था टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोपोगेशन, यानी तरंग संचरण के आधार पे वेव के प्रकार, तो ये दो प्रकार की थी। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव कितने तरह की होती है, ठीक है, यानी दूसरा प्रकार जो होगा वो मैकेनिकल वेव में दो तरह के होगा। तो किस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। कंपन के आधार पर, किस प्रकार से कंपन हो रहा है उसके आधार पर भी दो तरह से डिवाइड किया गया है बेसिस वेव को, यानी किस मोड में वाइब्रेशन हो रहा है उसके बेसिस पे भी कैटेगराइज किया गया है वेव को। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो भी वेव होगी वो मैकेनिकल वेव ही होगी, यहाँ पे कोई दूसरी वेव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है वो मैकेनिकल वेव का है। तो मैकेनिकल वेव में अब दो तरह की कैटेगरी बन जाएगी, एक होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी होगी आपकी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया मैकेनिकल वेव को, किस आधार पे, कंपन के आधार पे, उनके वाइब्रेशन के आधार पे। यांत्रिक तरंगों को हमने दो तरह से किया। पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको बोला जाता है अनुदैर्घ्य तरंगे, और ट्रांसवर्स वेव को बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। तो दो तरह की तरंगे हैं, उनके कंपन के आधार पे। पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये कैसे है, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग इनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या होगा, ऐसी तरंगे, यानी ऐसी कौन सी तरंगे, मैकेनिकल यानी यांत्रिक, ऐसी यांत्रिक तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में होता है, उनको बोलते हैं क्या, अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या बोलते हैं, ऐसी तरंगे जिनके द्वारा माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण के अनुदिश होता है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अनुदैर्घ्य तरंगे। कैसे होगा, मान लीजिए ये मीडियम के पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल दिखा दिए, 3 4 5 पार्टिकल होंगे, और ये इस तरह से तरंग जा रही है, यानी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट साउंड वेव मूव कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी, तरंग संचरण की दिशा। ये हो गई तरंग संचरण की दिशा। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है, कैसे, लेफ्ट टू राइट है। अब ये मीडियम के पार्टिकल हैं, जिस मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है, जिस मीडियम में वेव प्रोड्यूस हो रही है, उस मीडियम के पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल्स की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है। अब क्या होगा, यहाँ से हमने क्या किया, एक प्रेशर अप्लाई किया होगा जो मीडियम के पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करेगा। तो क्या होगा, वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होगा। तो इनका वाइब्रेशन क्या है, उसी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट, क्योंकि डायरेक्शन क्या है प्रोपोगेशन की, लेफ्ट टू राइट है, और इनके पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है, वो भी लेफ्ट टू राइट है। तो ये क्या है, ये ऐसी तरंग है जिनमें कणों का कंपन
तरंग संचरण की दिशा में हो रहा है, तो ऐसी तरंगों को क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी क्या है? दोज वेव्स इन विच द those waves due to which the particles of medium vibrates along the propagation of direction sound। मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होंगी जिनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होगी उसी के अलोंग मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे। यानी ऐसी तरंगें जिनमें, या ऐसी वेव जिनमें मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के अलोंग होंगे, उनको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। हिंदी में बात करें तो ऐसी तरंगें जिनके कारण माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करेंगे, उनको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपका साउंड खुद ही है। साउंड एक तरह की क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग की। अनुप्रस्थ तरंग में ये आपके तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा है। अब इसी डायरेक्शन में या मीडियम के पार्टिकल हमने मान लिए, तो इस तरह के ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे? डायरेक्शन क्या है प्रोपोगेशन की? लेफ्ट टू राइट है। ये क्या करेंगे? अप टू डाउन, अप डाउन, अप डाउन वाइब्रेशन इनका होगा। तो इस तरह के वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे? इस तरह के साउंड को, इस तरह के वेव को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। मैं फिर से बता दूं, दोज वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम is perpendicular to the direction of propagation of wave called transverse wave। अब ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या हो सकता है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो बात करें तो ये लाइट जो होगी, लाइट यानी प्रकाश, ये एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पे ध्वनि क्या थी? ध्वनि अनुदैर्ध्य थी, यानी लॉन्गिट्यूडनल थी। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को, ये जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसको बोला जाता है बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन, इसको बोला जाता है अप एंड डाउन मोशन। तो इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी वेव, इस तरह ऐसी वेव जिनमें माध्यम के कण बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, वो हो जाएंगे क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे। और जिनमें अप एंड डाउन मोशन होता है, जैसी वेव जिनमें अप एंड डाउन मोशन होता है, उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। अनुदैर्ध्य में क्या होगा? माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होगा।